नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे लोन मार्केट पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, जो कि सीईओ हैं अपना पैसा के। नमस्कार और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए रुंगटा साहब। नमस्कार। आइए व्यूअर्स को बताएं नमस्कार। कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं और एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं अपने प्रश्न। ये डिटेल स्क्रीन पर है, जिस तरह से आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का हम इंतजार करेंगे। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं ये दिल्ली से है, अजय कुमार साहब की तरफ से है। अजय जी इस समय लाइन पर मौजूद हैं। अजय साहब ट्रैवल कंपनी में काम कर रहे हैं सिंस 2007 और अब अपना खुद का कुछ ट्रैवल बिजनेस वो सेटअप करना चाह रहे हैं। आप प्लीज़ बता सकते हैं आपके क्या प्लान्स हैं, ये जो आप सेटअप करना चाह रहे हैं ये कहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं, क्या पूरा प्रपोजल है, आप प्लीज़ बताइए। गुड इवनिंग, अजय बोल रहा हूँ मैं। जी प्लीज़ बताइए अजय साहब। मैं 2007 से ट्रेवल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जी एज एसिस्टेंट मैनेजर, और मैं अपना ट्रेवल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक तो दिल्ली में भी और हिमाचल में। ओके। तो मुझे लोन का रिक्वायरमेंट है, तो मैं कुछ स्कीम्स हो जहाँ गवर्नमेंट की, जैसे मैं लोन लगता फंडिंग कर रहा हूँ 20 लाख 25 लाख तक ये लोन मिलते हैं स्टार्टअप के लिए। ये आपका अभी राइट, ये आप जॉब मतलब छोड़कर फिर सेपरेटली बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या पैरेलली बिजनेस भी? मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपना सेटअप करना चाहता हूँ। इसके लिए कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा इस प्रोजेक्ट में? स्टार्टिंग मुझे 20-25 लाख की जरूरत है। आप खुद अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अराउंड 5 लाख। ओके, आपको इस पर राय दिलाने की कोशिश करते हैं। रुंगटा साहब, आप इनको कैसे बताएंगे स्पेस में अगर ये आगे मूव करना चाह रहे हैं और इन्होंने स्पेसिफिकली जानना चाहा यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अपना खुद का कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए, किस तरह की स्कीम्स हैं, कैसे इसको अवेल कर सकते हैं? हाँ, तो अजय कुमार जी, क्लियरली एक्सपीरियंस अनुभव तो आपको इस एरिया में है। तो आपको एक मेरे ख्याल से प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा कि ये क्या चीज़ के लिए पैसे चाहिए। स्कीम है सरकार की स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर की भी एक रोजगार योजना है। उसमें जो आपके खुद की तरफ से पैसा लगाना पड़ता है वो कम लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो भी अमाउंट आप लगाने की बोल रहे हैं, कोई भी स्कीम में अगर रियल एस्टेट के लिए पैसा लगता है, चाहे वो डिपॉजिट के लिए लगता हो, फर्निशिंग के लिए लगता हो या जगह खरीदने के लिए लगता हो, उसकी फंडिंग कोई भी स्कीम में आपको नहीं मिलेगी। बाकी के लिए आप कम मार्जिन देकर भी लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास और कोई सिक्योरिटी है देने के लिए तो आउटसाइड दी स्कीम भी आपको लोन मिल जाएंगे। इंटरेस्ट रेट में फ़र्क होगा, आपको खुद का कितना पैसा लगाना होगा उसमें फ़र्क होगा। क्लियरली दो चीज़ें हैं जिसमें से एक आपके पास ऑलरेडी है कि इस बिज़नेस का आपको ऑलरेडी अनुभव है। सेकंड, आप कितना पैसा खुद लगाएंगे और तीसरा वो पैसा क्या चीज़ में लगेगा। आई थिंक ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बना लेंगे तो फिर आप रियली आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इसको लोन कहाँ मिलेगा। फ़िलहाल सबसे बेस्ट ये है कि जहाँ आप बैंकिंग कर रहे हैं, कुछ भी आपकी बैंकिंग होगी, उस बैंक से भी बात करने से आपको फ़ायदा होगा। ये रुंगटा साहब, क्या अगर इनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट भी लोन लेने पर क्या मतलब विचार कर सकते हैं? कुछ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेकर क्या भी उस पर भी सोचा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आपकी जितनी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका करीबन 50-60% या जो भी आपकी इनकम है उसका करीबन 2 से 2.5 गुना रफली आपको लोन मिल सकता है। और कोई एसेट्स हैं आपके पास, ज्वेलरी हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, या एनएससी सर्टिफिकेट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस वैल्यू है, हाई सरेंडर वैल्यू, उनके अगेंस्ट में तो बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल आदमी को दोनों तीनों चारों सोर्सों से लोन्स लेने पड़ते हैं एक बिजनेस नॉर्मली शुरू करने के लिए। राइट अजय साहब, ऑल द बेस्ट। आप प्रोसेस को इस तरह से आगे मूव करें। आइए हम अगला सवाल शामिल करते हैं। कृष्ण साहब की तरफ से नासिक से प्रश्न है। कृष्ण जी, आपका हम डिटेल्स देख रहे हैं। आपने मेंशन कि आपका एक होम लोन रनिंग है, आप रेनोवेशन के लिए एडिशनल लोन लेना चाह रहे हैं, अतिरिक्त मतलब लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है? जी आप प्लीज बताएं, आपने इसमें जानना चाहा उसमें टैक्स रिबेट फ्रंट पर भी, तो ये आपका होम लोन पिछले कितने समय से चल रहा है? मैं 3 साल पहले लोन लिया है
जी 1 लाख का, और अभी उसमें रिन्यूएशन करना है और एक्सटेंशन भी करना है। तो अगर मैं लोन लेता हूँ, एडिशनल लोन लेता हूँ 5 लाख का जी, तो क्या उस पर मुझे इंटरेस्ट में इनकम टैक्स का रिबेट मिलेगा? आप खुद ही जैसे बता रहे हैं उसमें इंटरेस्ट में रहता है प्रावधान, क्योंकि होम लोन में तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है और आप रेनोवेशन में आपने ही कहा इंटरेस्ट। रुंगटा साहब, कैसे आप इनको समझाना चाहेंगे जो जनरली 80C 24B प्रिंसिपल इंटरेस्ट में होता है होम लोन में, ये रेनोवेशन में एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, इनको कैसे मूव करना पड़ेगा प्रोसेस को? तो ऐसा है कृष्णा साहब की दो चीज़ें हैं। जो रिनोवेशन के लिए अगर आप ले रहे हैं, और रिनोवेशन यानी मैं मान रहा हूँ कोई तरीके का, इनकम टैक्स में वर्ड यूज्ड है रिपेयर या रिन्यूअल, ओके, अज्यूमिंग कि जो भी खर्चा आप कर रहे हैं वो रिपेयर या रिन्यूअल, रिपेयर वर्ड में वो आ जाएगा। तो ब्याज जो आप जो भी लोन ले रहे हैं रिपेयर कराने के लिए, उसका ब्याज पे आपको डिडक्शन मिलेगा। और अगर ये इस घर में आप खुद रह रहे हैं तो उस पर फिर लिमिट है, वो 1.5 लाख रुपए की जो लिमिट है वो अप्लाई होगी। अगर भाड़े पे दे रखा है तो वो लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी। जो आप एक्सटेंशन के लिए ले रहे हैं उस पर तो क्लियरली आपको ब्याज की छूट मिलेगी। उसमें भी लिमिट वही 1.5 लाख की रहेगी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद आप उसमें रह रहे हैं तो। दोनों ही सूरतों में आपको जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट है वो 80C के तहत उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो आप लोन की किस्त में से जो ब्याज दे रहे हैं ब्याज का डिडक्शन मिल जाएगा, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं उस पर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। राइट, तो इस तरह से प्रोसेस मूव करता है और बाकी डिटेल्स ये आपकी स्क्रीन पर हैं। अंडर 80C और 24B जो सेक्शंस रन होते हैं उसके तहत जो छूट रहती है वो आप देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप आगे मूव करने का प्लान कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर, कई और प्रश्न जिनको हम शामिल करेंगे ब्रेक के उस पार। हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। और अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। अगला सवाल अनुज कुमार साहब की तरफ से हल्द्वानी से है। इस समय वो लाइन पर हैं। अनुज साहब कार लोन के लिए आगे मूव करना चाहते हैं। अनुज जी, आपने बताया कि आप कार लोन के लिए आगे मूव करना चाहते हैं। आपने ट्राई किया अभी कहीं पर, आपको मुश्किल हुई लोन मिलने में? जी बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी प्लीज बताइए। सर मैंने अभी IDFC वालों से बात की थी तो उनको मैंने बताया था अपनी जो भी सैलरी इनकम है जो भी, तो उन्होंने बताया था कि मतलब आप इसमें पे नहीं ले सकते हैं अभी, जो कि मेरी सैलरी अभी इनकम है 1.2 NM है। जी जी, आपको तो मैंने उनको कार का वो रुंगटा साहब बताएंगे क्योंकि अभी काफ़ी हम देख रहे हैं कुछ लीडिंग बैंक्स की तरफ से भी कई इसमें बदलाव किए गए हैं। रुंगटा साहब, ये इनके केस को देखते हुए इनके लिए क्या ये मुश्किल होगा, ये जो कार लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं इस स्पेसिफिकली सैलरी स्ट्रक्चर में, इनके लिए ये मुश्किल होगा? हाँ बिल्कुल मुश्किल होगा। और तो कई जैसे HDFC बैंक की अगर साइट पर देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो वो आपको लोन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो गए हैं तो उनको नहीं मिला, कहीं भी जाएंगे तो मुश्किल होगा। और इसमें सोचने की बड़ी बात यह है कि अगर वो 2.5 लाख की गाड़ी की बात कर रहे हैं, उसमें अगर समझो ये बोल रहे हैं मुझे 1.5 लाख का भी लोन चाहिए, तो 1.5 लाख का लोन भी लेंगे तो उसकी EMI 5 साल की भी करेंगे तो भी EMI 4-4.5 हज़ार रुपये की EMI आ जाएगी। अब 10,000 रुपये की सैलरी में 4-4.5 हज़ार रुपये कार की EMI आ जाएगी तो खर्चा कैसे चलेगा? तो मेरे ख्याल से इनको इसके बारे में ही सोचना, अनलेस इनकी और कोई इनकम है बिल्कुल जिस वजह से ये जिसकी वजह से ये अफोर्ड कर पा रहे हैं कार, इनको अफोर्डेबिलिटी के बारे में मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। लोन मिलने में तो पक्की दिक्कत आएगी। राइट, इससे पहले हम आगे मूव करें, बाकी व्यूअर्स के लिए आप कैसे बताएंगे इस स्पेस में, जैसे स्टेट बैंक ने अब ये काफ़ी स्पेस में एग्रेसिव रहे और अभी ये जो हम देख रहे हैं 6 लाख का मिनिमम जिस तरह से बताया जा रहा है एनुअल पैकेज है, तभी आपको ये लोन मिल सकता है। ये दूसरे प्लेस पर किस तरह से इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं या क्या कुछ आगे इसमें चेंजेस दिख रहे हैं आपको होते हुए इस स्पेस में?
हाँ, सो क्लियरली आई थिंक जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसको लेते हुए हो रहे हैं कि ऑब्वियसली आपका इनकम का एक स्पेसिफिक हिस्सा जो है आप शायद लोन के भुगतान के लिए रख सकते हैं, और उसके अंदर भी जो घर के लोन के भुगतान के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा हिस्सा रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी भाड़ा लगना है। अब कार जो एक चीज़ ऐसी है कि वो डिस्क्रिशनरी है। अगर आपके पास कार ना हो तो शायद टू व्हीलर हो, शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो उसके लिए जो खर्चा आप कर रहे हैं, और नई कार अगर आप लेंगे तो उसका जो खर्चा लोन और दूसरे खर्चे होंगे, तो वो उसकी इनकम एक सर्टन चाहिए आप वो अफोर्ड करने के लिए, और इसी को रिकग्नाइज कर रहे हैं बैंक्स की अनलेस एक स्पेसिफिक इनकम हो तो आप कार एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोन देंगे तो उसमें रीपेमेंट में दिक्कत आनी ही है, एंड ये रिकग्नाइज मेरे ख्याल से बैंक्स कर रही हैं। जी, तो ये इस मार्केट में जो हलचल हो रही है वो भी आपके समक्ष रखी गई है। अगला प्रश्न आइए शामिल करते हैं, ये अरुण साहब की तरफ से। नेक्स्ट अरुण जी ने जानना चाहा है कि इनका एक होम लोन है जो इनफैक्ट पिछले 7 ईयर से रनिंग है, और ये आगे मूव करना चाह रहे हैं। इनको एडिशनल लोन की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल जो इनकी EMI जा रही है वो 6000 है, और इन्होंने स्पेसिफिकली जो डिटेल्स दी हैं, एनुअल सैलरी इनकी 6 lakhs। ये जो एडिशनल लोन लेना चाह रहे हैं उसके बारे में ये चेक करना चाह रहे हैं। रुंगटा साहब, आप इनको कैसे बताएंगे ये जो मूव करने का सोच रहे हैं, और अतिरिक्त लोन जो रिक्वायर्ड है 1 other 5 lakhs, इन दैट केस एलिजिबिलिटी को आप कैसे देखेंगे इनकी? और वैसे इन्होंने बताया अभी तक जो रीपेमेंट्स रही हैं जो एग्जिस्टिंग होम लोन की है वो एकदम स्मूथ हैं, उसमें कुछ इश्यूज नहीं है। आप इनको क्या राय देते हैं? मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ लोन तो इनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, अज्यूमिंग कि 5 साल कम से कम रिटायरमेंट को बाकी है। ये मतलब जिस बैंक से इन्होंने लोन ले रखा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देंगे इनको। बैंक उनका जो बेस रेट प्लस 1% पे, यानी 11.25% पे इनको इनकी इनकम की एलिजिबिलिटी के बेसिस पर जो एग्जिस्टिंग होम लोन की EMI है, अगर और कोई EMI नहीं है तो 5 लाख का लोन इनको मिल जाएगा 11.25% पे। प्रोसेस भी काफ़ी इजी रहेगा क्योंकि टाइटल ऑलरेडी चेक कर चुकी है। सिर्फ ये जो नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके जो भी सिविल इंजीनियर के रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो देनी होगी, परमिशंस की कॉपीज़ देनी होगी। 5 लाख का लोन मिल जाएगा, करीबन 10,000 रुपये 5 साल के लोन की EMI आएगी, तो बिल्कुल दिक्कत इनको नहीं होनी चाहिए। जी, आइए, तो इस तरह से आपके स्पेसिफिकली जहाँ तक डिटेल्स हैं ये आप देख पा रहे हैं, इतनी ये आपकी EMI होगी राउंड अबाउट जो आप एडिशनल लोन की बात कर रहे हैं, और ऐसे आप ये मूव कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं, ये रुंगटा साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये अनिल दत्त साहब की तरफ से है। इन्होंने जाना चाहा कि अभी जो 0% इंटरेस्ट स्कीम्स रनिंग थी जिसको लेकर काफ़ी हम देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में थे, और अब जिस तरह से फेस्टिव सीजन में जाना चाह रहे हैं ये उसके तहत आगे बढ़ना चाह रहे थे। ये सोचते हैं कि इनको इससे बेनिफिट मिल रहा था, ये बड़े प्रोडक्ट्स ऑन EMIs देते हुए ये ले सकते थे, लेकिन अब इसको जो रोक दिया गया है इसको समझना चाह रहे हैं। आप इनको कैसे बताएंगे जो RBI ने की जो बड़ा मूव रखा है इसमें जो काफ़ी हिडन कॉस्ट और काफ़ी और फैक्टर्स रहते थे उसके क्या मायने होते थे ग्राहकों के लिए? दिखता कुछ था, होता एग्जैक्टली 0% नहीं था, तो इसके जो आप बता सकें इसके क्या मायने हैं और ये कैसे एग्जैक्टली वर्क करती थी जो स्कीम थी? तो ये मेरे ख्याल से जो RBI का सर्कुलर है इसके बारे में काफ़ी एक जिसे कहते हैं कि लोगों को गलत फहमी है। RBI ने नहीं कहा है कि आप EMI नहीं ले सकते। RBI ने सिर्फ इतना कहा है कि जब बैंकें EMI दे रही हैं, अगर EMI की स्कीम दे रही हैं उसमें जो कॉस्ट लग रहा है उसको एक पारदर्शिता से कस्टमर को बताएं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर एक मोबाइल फ़ोन 30,000 रुपये का है और उस पर आपको 2,500 रुपये 12 महीने के लिए का इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, यानी 0 इंटरेस्ट, 2,500 × 12 30,000 रुपये हो गए, और वही चीज़ आपको ये कहा जाए कि ये 27,000 की चीज़ है और इस पे भी 2,500 रुपये ही देने हैं, यानी अब आपको 27,000 की चीज़ पे 30,000 देने हैं, तो कंज्यूमर्स नॉर्मली सेकेंड वाला ऑप्शन प्रीफर नहीं करते। फ़ोन वही है, 2,500 रुपये 12 महीने के देने वही है, सिर्फ पहले में नहीं बताया गया कि ये 27,000 की चीज़ है, ये कहा गया कि ये 30 की है, दूसरे में कहा गया कि 27 की है। ये जो एक छुपाया जाता है इसको क्लियर करना चाहिए, ऐसा RBI ने कहा है। उन्होंने नहीं कहा है कि आप 2,500 की EMI नहीं दीजिए। तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर की दृष्टि से
अब उसको अगर कॉस्ट पता चल रहा है और उसकी वजह से कोई ऐसी चीज वो न खरीदे, अगर वो उसको लग रहा था कि मुझे जीरो में मिल रहा है उस वजह से खरीद रहा था जो चीज की उसे जरूरत नहीं है, और अब चूंकि उसको दिख रहा है कि कॉस्ट लग रहा है और वो चीज नहीं खरीदेगा, तो वो कस्टमर के लिए नुकसानदेह कहाँ है। और जो चीज जरूरी है उस पर EMI तो मिल ही रहा है, उसका कॉस्ट लग रहा है, वो उसको मालूम पड़ रहा है, तो कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह कहाँ है ये। बिल्कुल, तो ये अनिल साहब इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। और साथ में जहाँ तक डिस्काउंट्स की बात है रूटा साहब, डिस्काउंट्स भी कई बार होते थे, उसको भी फुली अवेल नहीं कर पाते थे, मतलब इस स्कीम को इतना उनको अट्रैक्टिव लगता था कि उसको भी कई बार मिस कर जाते थे। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। अब जो भी डिस्काउंट है एकदम सामने होगा, तो अगर जो अच्छा जो सैवी ग्राहक होगा वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट ले लेगा, जो कम सैवी ग्राहक होगा उसको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा सामने होगा। राइट, तो इस तरह से वर्क करती है ये, और इसके किस तरह से और डिटेल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्राफिकली। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुक रहे हैं। आज बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है। आपके जहन में प्रश्न हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। आज हम होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन सेंट्रिक जो भी आपके प्रश्न हो उनको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हम आखिरी सेगमेंट के साथ जल्दी लौटते हैं। ये आखिरी सेगमेंट है और आइए आखिरी प्रश्न हम शामिल करेंगे। गुड़गांव से ये प्रश्न है, अजय शर्मा जी ने भेजा है और ये चेक करना चाहते हैं अपना क्रेडिट कार्ड लिमिट के बारे में। रुंटा साहब इन्होंने बताया कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, और ये इनफैक्ट चेक करना चाहते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो कैसे सेट होती है। इन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं। ये जॉब में पिछले 7 साल से एनुअल पैकेज है 10 लाख का। स्पेसिफिकली पहले जो इन्होंने जाना चाहा लिमिट, इसको किस तरह से बैंक्स चेक करते हैं, इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर आप इनके समक्ष रख सकें। तो लिमिट हर बैंक का अपना सिस्टम होता है लिमिट सेट करने का, और नॉर्मली जब आप पहली बार लोन लेते हैं, आप पहली बार क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी इनकम बहुत अच्छी है, 10 लाख की इनकम है, लेकिन उसके बेसिस पर ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी लिमिट मिल जाए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको 50,000 की लिमिट मिले, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आप बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, बैंक अपने आप से भी बढ़ा सकता है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई कारण से आपको ज़्यादा लिमिट चाहिए तो और आपको जिस बैंक के साथ है वो नहीं दे रहा कोई कारण से, तो आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए। नॉर्मली अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो नॉर्मली उसकी जो फीस है वो भी माफ़ हो जाएगी, एक मिनिमम अमाउंट खर्चा अगर आप साल में करेंगे तो मेरे ख्याल से ये लिमिट बढ़ाने का चक्कर है। अगर कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है, अगर समझो उनके एक्सपेंडिचर होते हैं, तो एडिशनल कार्ड से भी सॉल्व हो जाएगा इनकी जो इशू है। और अगर कोई स्पेसिफिक नीड है तो क्रेडिट कार्ड शायद सही जरिया नहीं है उस नीड को फुलफिल करने का। इनको लोन देखना चाहिए रादर देन क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, इन्होंने स्पेसिफिकली जैसे आपने बताया चेक ये भी करना चाह रहे हैं कि इनका अब जिस तरह से जो इसको यूज़ कर रहे हैं टाइमली रीपे भी कर रहे हैं, और मोरओवर इनका जो बैलेंस है, ये कह रहे हैं अपने बैंक में अब अकाउंट में बैलेंस भी अच्छा रख रहे हैं, तो इन दैट केस क्या ये चेक कर रहे हैं कि हम लिमिट को फिर से रीएग्जामिन करने के लिए बैंक को कह सकते हैं? मतलब वो स्पेसिफिकली ये क्योंकि लिमिट सेंट्रिक चेक करना चाह रहे हैं तो ये बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं ऐसा कि ये उसको रिविजिट करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बैंक के वेबसाइट पर प्रोविज़न होता है, कॉल सेंटर में तो डेफिनेटली होता है। आप रिक्वेस्ट करिए कि मेरी लिमिट बढ़ाइए। नॉर्मली बैंक आपका स्पेंडिंग पैटर्न भी देखेगा, आपसे इनकम डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है फ्रेश, कि आपने जब दिए थे तो काफ़ी पुराने हो गए, प्लीज़ फ्रेश दीजिए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स देखेगा, आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स देखेगा, और सेटिस्फाइड होगा तो आपको इंक्रीज लिमिट दे देगा। तो मतलब ऑफ कोर्स अप्रोच कर सकते हैं हम बैंक को। जी, हर्ष रुंटा साहब शुक्रिया, थैंक यू सर, शो में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जिस तरह से हमने लोन मार्केट का जायजा लिया है, चलते चलते आपको बताते हैं एक पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम है। अलग अलग दिन हम अलग अलग टॉपिक्स टच करते हुए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। डिटेल स्क्रीन पर हैं, तो अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सेविंग से लेते हुए लोन्स मार्केट को हम जिस तरह से हमने आज टच किया है, कल हम जायजा लेंगे इंश्योरेंस का। तो इस तरह से पूरे वीक में रन होता है।
और इंश्योरेंस के नेक्स्ट डे हम थर्सडे का दिन रियल एस्टेट के नाम रखते हैं और फ्राइडेज को इक्विटीज़ मार्केट का जायजा लिया जाता है। इस तरह से एक आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने की कोशिश हम करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।